तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों के अपने चैनल सीएससी वर्ल्ड के अंदर। थोड़े दिनों पहले हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को डिस्कस किया था और अब हम चैप्टर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम चैप्टर 2 की तरफ जा रहे हैं और हम देखेंगे कि चैप्टर 2 के अंदर क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमारे सीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम देखते हैं, ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अब ये कह रहा है कि हम देखते हैं पुराने लोगों को, पुराने जो लोग थे वो किस हिसाब से, उन लोगों का हिसाब किताब क्या था, वो क्या करते थे और वो क्यों कहाँ कहाँ मूव करते थे, ट्रैवलिंग वगैरह क्या करते थे। हम लोग उनके बारे में बेसिकली इस चैप्टर के अंदर समझेंगे, इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। हम इसमें आ रहे हैं, यहाँ पे एक तुषार है, एक करेक्टर है। तुषार एक करेक्टर है, एक लड़का है, ये तुषार है। ये कह रहा है कि तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। ये कह रहा है कि तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने भाई की शादी में। वेयर अ ट्रैवलर ट्रेन हेल्ड टू द मैनेज से यूज इन टू द विंडो सीट। और क्या उसको ट्रेन के अंदर विंडो सीट मिली। द नॉइज इज लिंकिंग टू द ग्लास प्लेन। उसने ग्लास प्लेन के बाद बहुत ज़्यादा नॉइज सुनी। इज़ द वुड टू वॉच अ ट्री। और उसके उस विंडो के थ्रू उसने क्या देखा, उसने ट्री को देखा, हाउसेस को देखा, फ्लाई पास्ट को देखा। और द अंकल ट्रैवर्ड हिज शोल्डर एंड सेड एट। उसके अंकल ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा और उससे पूछा, डू यू नोट दैट द ट्रेन वर अ फर्स्ट यूज इन 150 ईयर्स अगो। उसने बोला कि क्या तुमको पता है कि ट्रेन का इस्तेमाल पहली बार 150 साल पहले किया गया था। what that the people begin use to buses and few the district later। उसके बाद लोगों ने बसों का और कई गाड़ियों का इस्तेमाल करना अभी शुरू किया है, कुछ डिकेंड्स पहले स्टार्ट किया है इनका इस्तेमाल करना। तुषार तुषार वरिड हुआ, तुषार हैरान हुआ। when the people is continually traveled quickly वन टू अनदर प्लेस। लेकिन आज के टाइम में क्या, जब वो वरीड हुआ तो उसने बोला कि लेकिन आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, आज के टाइम में देखते हैं कि पीपल एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय और बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ मूव कर रहे हैं और बहुत ही कम समय में अपने ट्रैवल को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। डिड दे स्पेंड हर इंटायर लिव्स वेवर दे वर वॉन, नॉट क्वाइट। और क्या कह रहा है कि इस इंटायर में जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है जहाँ वो जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर आगे के टाइम तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव। अभी कह रहा है कि जो पुराने लोग थे, वाई वेयर दे ऑन मूव। अब वो लोग मूव क्यों करते थे उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। वो लोग मूव क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे। वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज द अर्लीस्ट 2 मिलियन एगो। अब हम क्या जान रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि जो लोग थे, हम लोगों के बारे में जान रहे हैं कि जो लोग थे वो सब कॉन्टिनेंट यानी देशों में बहुत समय पहले अलग अलग देशों में रहा करते थे। जब वो लोग उन देशों में, उन जगहों, उन सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे तो उन लोगों को हम लोग आज के टाइम में डिस्क्राइब करते हैं। आज के टाइम में उन लोगों को हम हंटर और गैदरर डिस्क्राइब करते हैं। द नेम्स कम फ्रॉम द वे इन विच गट हर फूड। ये नाम हम उनको इसलिए देते हैं क्योंकि इस मेथड के थ्रू वो क्या करते थे, वो अपने खाने को प्राप्त करते थे, इसलिए हम उनको हंटर और गैदरर के नाम से जानते हैं। जर्नली द हंटिंग द वाइल्ड एनिमल। ज़्यादातर वो क्या करते थे, ज़्यादातर वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कैच फिशिश बर्ड्स। वो क्या करते थे कि वो फिश को और बर्ड को पकड़ते थे। और गैदरिंग द फ्रूट रूट नट्स सीड
और लीव्स, वो क्या करते थे कि वो गैदरिंग करते थे, वो इकट्ठा करते थे फ्रूट को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को और लीव्स को, है ना। स्किल्ड एंड एग, स्किल्ड, स्काल्ट एंड द एग, द ह्यूमिनिटी, द eminence bright of the plant in the tropical land like the hour meant to that the gathering of plant produce was the एक्सट्रीमेटली इम्पोर्टेंट मीन्स टू ऑब्टेन द फूड। और क्या कह रहे हैं कि कई बार क्या होता था, स्किल्ड, कई बार वो स्कल्ट यानी स्कल्ट और एग का भी इस्तेमाल करते थे और वेरिएंट टाइप के प्लांट का भी इस्तेमाल करते थे, जो प्लांट के ट्रॉपिकल लैंड में पाए जाते हैं। ये प्लांट का यूज़ ये लोग अपने फूड के गैदरिंग के लिए, फूड के ऑब्टेन के लिए करते थे, फूड के इस्तेमाल के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये जो प्लांट हैं, ये प्लांट जो है ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते थे। ठीक है। नो ऑफ दीज वाज वे टू डू वेयर आर अ सर्वल एनिमल एंड टर्न द फास्टर टू अस। अब हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि कई ऐसे थिंग्स हैं, कई ऐसे जानवर हैं जो उस समय ह्यूमन से भी फास्टर थे। द मैनी डैट ऑफ द स्ट्रोंगर, और कई क्या थे कि उनसे भी, और जो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। द हंट एनिमल और अ कैच फिश वर्ड द पीपल नीड टू बी अ अलर्ट। वो क्या कह रहे हैं कि उस समय के जो कुछ जानवर थे वो कई तो बहुत ताकतवर होते थे और कई बहुत तेज होते थे। उनको पकड़ने के लिए हमको एक अच्छे स्किल की ज़रूरत होनी चाहिए, स्किल की ज़रूरत चाहिए। और क्या, जब स्किल की ज़रूरत चाहिए तो जब हम उनको पकड़े तो हमको उनको बहुत ही अलर्ट तरीके से, बहुत ही सावधान पूर्वक हमको उनको पकड़ना है। ठीक है, हमको उनको पकड़ना है। क्विक एंड हैव अ रूट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्विक मतलब जल्दी, और पूरे लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमको उनको पकड़ना है। टू कलेक्ट द प्लांट प्रोड्यूस वी नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट और विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज एडिबल। ये कह रहा है कि जब हम प्लांट की गैदरिंग करते हैं तो हमको पता होना चाहिए, जब हम प्लांट की गैदरिंग करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि प्लांट का कौन सा हिस्सा खाने लायक है और कौन सा हिस्सा खाने लायक नहीं है। दे डैट कैन बी इटर्न अ मैनी कैन बी पॉइजन्स। अब ये क्या कह रहा है, कि क्या होता है कि कई कई बारी जो चीज़ें हमको पता नहीं होती हैं और हम उसको खा लेते हैं, और कई बारी क्या होता है कि वो पॉइजन्स भी हो सकती हैं, वो जहर भी हो सकता है। ठीक है। वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन व्हेन द फ्रूट ट्राइब। अब कह रहे हैं कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट ग्रो होता है, कौन सा फ्रूट हमको कौन से सीजन में मिलता है। ठीक है। लिस्ट ऑफ स्किल्स एंड द नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दिम कम्युनिटी हैड। अभी कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि कुछ स्किल और कुछ नॉलेज जो उस समय के चिल्ड्रन कम्युनिटी में रहते थे, जो उस समय के चिल्ड्रन उन लोगों के साथ रहते थे, उन चिल्ड्रन को कुछ पता था, वो चिल्ड्रन जानते थे कुछ स्किल को, कुछ गैदरिंग को, कुछ नॉलेज को। उस नॉलेज को हम देखेंगे। डू यू हैव अ स्किल एंड अ नॉलेज। क्या आपके पास स्किल और नॉलेज है? देयर देयर आर एट द लिस्ट फोर रीजन वाई हंटर एंड गैदरर मूव्ड फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। अब ये कह रहा है कि हम इसमें देखेंगे उन रीजनों को जिसकी वजह से जो हंटर होते थे और जो गैदरर होते थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव क्यों करते थे। हम इस चैप्टर में उन रीजनों को जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट if they had stayed at one place for a long time they could have eaten up all the available plant and the animal resources। हमें कह रहा है कि जब बहुत समय तक एक जगह पे रहने की वजह से वो सारी चीज़ों को खा लेते थे, जब वहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं बचा, therefore they would have had to go elsewhere else had to go elsewhere in a
सर्च ऑफ फूड। कह रहे हैं कि एक जगह पे बहुत समय रुकने की वजह से जब वो वहाँ की सारी चीज़ों को खा लेते थे और वहाँ पर कुछ भी खाने लायक नहीं रहता था, खाने लायक नहीं बचता था, तो वो क्या करते थे, वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे मूव करते थे। ये हमारा पहला रीज़न है। ये हमारा पहला रीज़न है कि जब वहाँ पे कुछ खाने को नहीं बचता था, तो वो क्या करते थे, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर मूव करते थे। उसके बाद एनिमल एनिमल मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, either in a search of the similar prey, or of the case of deer and the wild cattle in the search of grass leaf, they that why thus who hunted them and follow her movement। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कुछ एनिमल होते थे, जो एनिमल क्या खाने की तलाश में, ग्रास लैंड की तलाश में, कुछ एनिमल जो ग्रास लैंड की तलाश में, सेकंड वाला कुछ एनिमल जो ग्रास लैंड की तलाश में क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और जो जो एनिमल हंटर होते थे वो भी क्या इन एनिमलों का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है। और थर्ड प्लांट एंड ट्री वेयर फ्रूट और द डिफरेंट सीजन, सो द पीपल may have to move from a season to season in a search of different kind of plant। अब ये क्या कह रहा है, तीसरा रीज़न ये दे रहा है कि कई बार क्या होता था, कुछ प्लांट होते थे जो सीजन बाय सीजन उगते थे, कुछ प्लांट होते थे जो सीजन बाय सीजन मिलते थे, कुछ फ्रूट होते थे जो सिर्फ सीजन बाय सीजन मिलते थे। फ्रूट और उन प्लांट की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है। उसके बाद एक फोर्थ रीज़न भी दिया है, द फोर्थ रीज़न पीपल एंड प्लांट एंड एनिमल नीड टू वाटर टू सर्वाइव। अब क्या कह रहा है कि जो जो एनिमल हैं, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, चाहे जानवर हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ फाउंड द लेक्स। वाटर क्या कह रहा है कि वो लेक्स में फाउंड होता है, वाटर लेक्स में फाउंड होता है, स्ट्रॉम में फाउंड होता है, या रिवर में फाउंड होता है। हमको वाटर कहाँ मिलेगा, हमको वाटर मिलेगा या तो किसी समुद्र से, या तो किसी नदी से, या तो किसी नहर से, या तो किसी पोखरे से, या तो किसी ट्यूबवेल से, या तो किसी वेल से हमको वाटर मिलेगा। विल अ मैनी रिवर स्टॉक द perennially with the water throughout the air। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें से मतलब कई नदियां तो ऐसी होती थी जिनके अंदर थ्रू आउट ईयर में एक बार ही पानी होता था। देयर आर अ सीजनल, जिनको हम सीजनल बोल सकते हैं या सीजनल कह सकते हैं। पीपल लिविंग ऑन हर बैंक would we have to go the search of water during the dry season। अब क्या करें कि जब उस नदी का पानी ख़त्म हो जाता था, तो लोग क्या अपने सर्वाइव के लिए जहाँ पे वो ड्राई प्लेस हो जाता था, तो अब क्या करते थे लोग अपने सर्वाइव के लिए दूसरी जगह ढूंढते थे जहाँ पे वो रह सकें उन ड्राई सीजन के अंदर। द विंटर एंड समर, विंटर और समर में क्या होता था, बिसाइड द पीपल में हैव टू ट्रैवल टू मीट हर फ्रेंड एंड द रिलेटिव, रिमेंबर दैट ट्रैवल ऑन फूट। अभी क्या कह रहा है कि समर और विंटर में क्या करते थे, समर और विंटर में लोग जो होते थे वो अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव के पास मिलने के लिए जाया करते थे। क्यों मिलने के लिए जाया करते थे, लेकिन उस समय हमारे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं था और वो पैरों का इस्तेमाल करते थे जाने के लिए। डू यू डू यू कम टू स्कूल डू यू कम टू स्कूल। अब ये कुछ सवाल हैं जो छोटे बच्चों के लिए दिए जाते हैं ताकि वो इसके साथ एक्टिविटी करें और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने पाएँ। हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। वैसे इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर आप लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको अपने आप से रीड कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। अपन नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसके नीचे वाले पे अपन चलते हैं और डील करते हैं इसको। ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब ये कह रहा है कि इन लोगों के बारे में हमको पता कैसे चलता है, इन लोगों के बारे में हम जानते कैसे हैं। आर्कोलॉजिस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया था। आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो जो पुराने टाइम की मिली हुई वस्तुओं पे स्टडी करते हैं, मटेरियल पे स्टडी करते हैं और एग्जिट टाइम बताते हैं कि ये मटेरियल कब का है और किसके टाइम में इसका यूज़ वगैरह, उस सब चीज़ों की स्टडी करके ये हमको बताते हैं, उनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटिंग एंड गैदरिंग मेड टू यूज्ड। अब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी वस्तु मिली है आर्कोलॉजिस्ट को जो हंटिंग और गैदरिंग के लिए यूज़ की जाती थी। ठीक है। इट्स लाइकली दैट द पीपल मेड टू यूज़ एज अ टूल
टूल ऑफ स्टोन एंड वुड। अब क्या कह रहे हैं कि उस समय में क्या था कि जो लोग थे ना वो टूल का इस्तेमाल करते थे। टूल किसके बने होते थे? स्टोन के बने होते थे, वुड के बने होते थे और बोन के बने होते थे। और विच द स्टोन टूल हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। इसमें से क्या कह रहा है कि जो स्टोन टूल है, इसमें से कह रहा है कि जो स्टोन टूल है, स्टोन टूल यानी स्टोन टूल का मतलब होता है पत्थर के बने टूल। जैसे आप लोग इनको देख सकते हैं, ये जो नुकीले टाइप का पत्थर है, इसको क्या किसी चमड़ी को छीलने के लिए या किसी जानवर को काटने के लिए या किसी फल को काटने के लिए, किसी फूल को काटने के लिए वो लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करते होंगे। इस चीज़ का एविडेंस मिलता है, इस चीज़ की पुष्टिकरण इस पत्थर के थ्रू हम कर सकते हैं। जो पत्थर हमने यहाँ पर देखा है, जो पत्थर हम लोग देख रहे हैं, गोल पत्थर, ये बेसिकली एक पत्थर हम देख सकते हैं कि इस पत्थर को उठा के वो किसी को मारते होंगे और वो गिर जाता होगा, है ना। स्टोन टूल में आप लोग ये देखिए, स्टोन टूल के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी हुई है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल। कह रहा है कि ये एग्जाम्पल है अर्लीस्ट स्टोन टूल का। दे वर बी मेड टू सर्वल थाउजेंड ईयर लेटर। ये हजारों साल पहले बनाया गया था। दिस वर मेड टू लेटर स्टिल। लेकिन ये अभी तक क्या है, ये अभी तक दिस वर मेड लेटर स्टिल, ये कुछ वक्तों के बाद भी इसका इस्तेमाल हुआ। देवर मेड टू अप 1000 ईयर अगो। ये क्या 1000 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जान लिया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, हम वहाँ पे देखते हैं। अभी क्या कह रहा है, some use of tool are given below. Make a list what the tool and were used and try to decide which the task could be performed using the natural revolvers to give reason. कह रहा है कि अब नीचे कुछ लिस्ट बनाई हुई है, नीचे कुछ लिस्ट है, उसको हम देखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टूल किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था और कैसे इस्तेमाल किया जाता था। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। Some of these tools were used in the cut of meat and bone. कह रहा है कि अब कुछ टूल, जैसे ये टूल आप देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये टूल यहाँ पे डगिंग करने के काम आ रहा है, ये डगिंग कर रहे हैं। इस टूल के थ्रू यहाँ पे डगिंग की जा रही है, क्योंकि ये आगे से शार्प है। तो इसको ज़मीन पे जब हम ऐसे जब इसको मारेंगे तो ये क्या अंदर तक खड्डा करते जाएगी, अंदर तक इसको खोखला करते जाएगी और एक खड्डे तरह का तैयार हो जाएगा। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि प्लांट के नीचे डगिंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसी टूल की हेल्प से ये जो टूल आगे की तरफ शार्प है, जो टूल ऐसे बना हुआ है, ये जो आगे का शार्प हिस्सा है, इसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मीट कट कर रहे हैं, यानी ये इस चीज़ का सिंबलिक है कि इस चीज़ से कटिंग वगैरह भी की जाती थी, इस चीज़ का एविडेंस है। ठीक है, और क्या यहाँ पे देखिए बेसिकली वही चीज़ बोली है कि मीट कट करते थे, बोन कट करते थे, ब्रिक्स कट करते थे फ्रॉम अ ट्री में से हम लोग ब्रिक्स जैसे ये निकाल रहे हैं, छाले निकालते थे। और उसके बाद हैड द हाइंड्स टू एनिमल को भी हाइंड्स करने के काम आता था। चॉपिंग ऑफ फ्रूट और उसके बाद फ्रूट और वेजिटेबल्स को काटने में भी काम आता था। सम ऑफ हैव बीन द अटैक्ड टू हैंडल एज अ। अभी क्या करते थे कि जैसे ये है, अब इसके नीचे अगर इस तरह एक लकड़ी लगा दी जाए, एक डंडी लगा दी जाए, तो आप इसको देख सकते हैं, एक अच्छा वेपन तैयार हो गया। अगर इसको यहाँ से पकड़कर अगर हम किसी चीज़ के ऊपर मारते हैं, किसी सतह के ऊपर मारते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस सतह का नुकसान होगा, है ना। तो इसको क्या एज अ वेपन की तरह भी यूज़ करते थे। वुड और बोन को एज अ वेपन की तरह भी यूज़ करते थे, है ना। हैंडल लगाते थे उनके, हैंडल ऑफ वुड एंड वेपन टू मेक अ स्पीयर एंड एरोज ऑफ हंटिंग, है ना। एक एरोज बना के हंटिंग करते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉपिंग बूट्स। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ अलग टूल थे, कुछ और भी टूल्स थे, जैसे कि आप इसमें कई टूल्स देख सकते हैं जो क्या करते थे, वुड की चॉपिंग करने में काम आते थे। ठीक है, विच यूज्ड एज अ फायरवुड। वुड वाज ऑल्सो मेक द हंट एंड टूल्स। अब ये क्या कह रहा है कि लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता था जलाने के लिए, लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था घर बनाने के लिए, और लकड़ियों का इस्तेमाल हथियारों की तरह भी किया जाता था। ठीक है,
लकड़ियों का इस्तेमाल हथियारों की तरह भी किया जाता था। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, looking map 0 below, all the place marked at the triangle, the side which is the archaeologists have found the evidence of gathering the leaves to many more places, one only some of बेसिकली ये कह रहा है कि जब हम इस मैप के अंदर देखते हैं तो आप इस मैप के अंदर देखिए एक ट्राइंगल बनता हुआ आप लोगों को दिखेगा, एक ट्राइंगल बनता हुआ आप लोगों को इस मैप के अंदर दिखेगा, है ना, एक ट्राइंगल बनता हुआ आप लोगों को इस मैप के अंदर दिखेगा। जो इस एरिया के अंदर जो लोग रहते थे उन लोगों के बारे में इसके अंदर हमको बेसिकली नॉलेज मिल रही है कि वो लोग क्या करते थे। वो लोग अपने सोर्स अपने नियर वो रिवर्स का इस्तेमाल करते थे, रिवर का इस्तेमाल करते जो लोकेटेड है रिवर्स का इस्तेमाल करते, लेक्स का इस्तेमाल करते थे अपने सोर्स ऑफ वाटर के लिए। इसके एविडेंस जो हंटिंग और वगैरह के एविडेंस हैं, जो हंटिंग वगैरह के एविडेंस हैं वो भी हमको मिलते हैं, है ना। गैदरिंग लीव इन अ मैनी प्लेस, और गैदरर क्या है कि बहुत बहुत जगह पे गैदरर रहते थे। सम ऑफ द प्लेस आर शोन इन मैप 2, कह रहा है कि जो लोग रहते थे इन लोगों के बारे में हमको इस मैप में पता लगता है। इस मैप के अंदर आप लोग देखिए, मैप के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा चिरांद मेहरगढ़ में लोग रहते थे, चिरांद में लोग रहते थे, है ना, बुरोजम में लोग रहते थे, है ना। भीमबेटका से हमको पता लगता है कि वहाँ पे लोग रहते थे। कोलकाता है यहाँ पे, उसके बाद दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग के बारे में नहीं, सॉरी, दियोज दियोजली हेडिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। अरेबियन सी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, मतलब बेसिकली ये इंडिया का मैप है तो अरेबियन सी है इसमें, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद आप लोग ये नाम गाँव देख सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट साइड है, राम गाँव एक इम्पोर्टेंट साइड है। उसके बाद ये है पियामन पुली एक साइड है, हुलियो एक साइड है। ये सारी साइडें हैं, ये सारी साइडें हैं उस समय की जहाँ पर एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पर गैदरर और हंटर रहा करते थे, ठीक है। ये पैलोलिथिक एज की साइडें हैं, मेसोलिथिक और मेगालिथिक अर्लियर विलेजेस और मॉडर्न सिटी के सारे डॉक्यूमेंट हैं ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरे की तरफ। एज ए स्टोन टूल वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब हम लोग इस पैराग्राफ में देखते हैं, मैप के नीचे वाले पैराग्राफ में हम लोग आ गए हैं। इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं एज अ स्टोन वर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोन क्या थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और टाइम के लोगों के लिए। पीपल ट्राई टू फाइंड द प्लेस वर स्टोन क्वालिटी इज वाज अवे, वो क्या करते कि लोग ट्राई करते थे उन जगहों को ढूंढने की जहाँ पर स्टोन बहुत ही आसानी तरीके से मिल सके। द प्लेस वर स्टोन फाउंड वर पीपल मेड अ टूल इज़ नोन एज अ फैक्ट्री साइड। अब क्या कि जहाँ पे स्टोन मिलते थे और लोग जहाँ पर हथियारों को तैयार किया करते थे उनको क्या कारखाना क्षेत्रीय या फैक्ट्री साइड के नाम से भी जाना जाता था। हाउ डू वी नो वेयर द फैक्ट्री साइड यूजली, अब कह रहा है कि हमको कैसे पता लगेगा कि फैक्ट्री साइड कहाँ पे थी। वी फाइंड द ब्लॉक ऑफ स्टोन, हम क्या करते हैं, हमको क्या मिलते हैं कि ब्लॉक ऑफ स्टोन मिलते हैं, स्टोन के बहुत बड़े बड़े खंडर मिलते हैं। द टूल वर नॉट बी परफेक्ट, क्या एक मतलब कि हमको स्टोन के पहले तो हमको स्टोन के क्या मिलते हैं, ब्लॉक्स मिलते हैं। द टूल डैट वर मेड द प्रीसियस डिसाइडेड एंड बिकॉज दे वर नॉट अ परफेक्ट, जहाँ पे हमको कुछ टूल मिलते हैं जो अच्छी तरह से तैयार नहीं है, जिनको देखकर ये पता लगता है कि यहाँ पे शायद उनको तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। द चाप ऑफ द वेस्ट ऑफ टूल लेफ्ट बिहाइंड दिस साइड, क्या कह रहा है कि इस जगह पर कुछ वेस्ट टूल के वेस्ट मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पर टूल की मेकिंग होती थी। सम टाइम पीपल लिव्ड हियर अ लॉट लॉन्गर सेल्फ ऑफ टाइम, यहाँ पे लोग क्या करते थे, बहुत लंबे समय से रहते थे। दिस साइड इज कॉल्ड द हैबिटेट कम फैक्ट्री साइड, इन साइडों को क्या बोला जाता है, हैबिटेट कम फैक्ट्री साइड के नाम से जाना जाता है। इफ डू यू हैड अ डिस्क्राइब दैट द प्लेस यू लिव इन विच इज टर्म वुड यू चूज,
अब कह रहा है कि जहाँ पे आप रहते हो उसको आप क्या बोलोगे, हैबिटेट बोलोगे, फैक्ट्री बोलोगे, या कम हैबिटेट कम फैक्ट्री साइड। ये बेसिकली एक एक्टिविटी होती है जो छोटे बच्चों के लिए दी जाती है, क्योंकि ये NCERT 6th क्लास की है। तो कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्टिविटी दी जा रही है। हमको उन एक्टिविटीज़ को नहीं देखना, हमको अपने मेन चैप्टर पे देखना है। जैसे ये है, ये जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए आते हैं, ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे भीम बेटिका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सम टाइम इसको हम हैबिटेट साइट के नाम से भी जानते हैं, द प्लेस वर पीपल लिव्ड। यहाँ पे लोग रहते थे। इंक्लूड द केव रॉक्स एंड द शेल्टर सच एज शोइंग हर। जिससे ये देख के पता लगता है कि ये एक तरह का कैब है, एक तरह का शेल्टर है जहाँ पे लोग रहते हैं। पीपल चूजिंग द नेचुरल कैब बिकॉज दे प्रोवाइड द शेल्टर फ्रॉम द रेन। अब क्या कह रहे हैं कि लोग भीमबेटका जैसे नेचुरल केव्स का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये उनको बारिश से बचाता था, हीट और वाइंड से भी बचाता था। नेचुरल केव एंड रॉक शेल्टर आर फाउंड इन दी विंध्याचल एंड द दक्कन प्लेट्यू। और क्या कह रहा है कि हम कई नेचुरल कैबों को कहाँ पाते हैं? विंध्याचल में पाते हैं, और दक्कन प्लेट्यू के अंदर हम कई चीज़ों को पाते हैं जो इससे रिलेटेड है। दीज रॉक्स शेल्टर आर क्लोजली टू नर्मदा वैली। वी डू यू थिंक वाई पीपल यूज लिव हेयर। अब ये कह रहा है कि कुछ जो साइडें हमको मिली हैं, कुछ साइडें जो हमको मिली हैं, वो हमको कहाँ मिली हैं? वो हमको नर्मदा के पास मिली हैं, नर्मदा रिवर के पास मिली हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये साइड वहाँ नर्मदा रिवर के पास क्या कर रही थी, और ज़्यादातर साइडें नर्मदा रिवर के पास ही क्यों बसी थी, है ना? द साइड्स, हम साइड्स पे आ गए हैं। आर प्लेस वर रिमेनिंग ऑफ थिंग्स। साइट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लेस जहाँ पे रिमेन मिलते हैं थिंग्स के, मतलब वस्तु के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। टूल, पोर्ट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। जिसमें टूल भी हो सकता है, हथियार भी हो सकते हैं, पोर्ट्स भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, कुछ इत्यादि चीज़ें हो सकती हैं भी फाउंड, मतलब वेयर फाउंड, जहाँ पे मिलती हैं। दीज these were made used to left behind by the people, thus may be found on the surface of earth। ये क्या कह रहा है कि उन लोगों के द्वारा छोड़े गए कुछ साक्ष्य हैं जो सरफेस पे पड़े होते हैं, और वो जो हमको मिलते हैं, है ना। दे विल बी लर्न टू मोर अबाउट द डिफरेंट साइड ऑफ लेटर चैप्टर। क्या कह रहा है कि हमने कुछ चैप्टर हमने देखा हमने हम देखेंगे कुछ चैप्टरों में, और भी साइडों को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मेकिंग ऑफ टूल। अब हथियार कैसे बनाए जाते थे, टूल कैसे बनाए जाते थे? स्टोन टूल इज़ अ वेरी प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक। अभी क्या करें कि स्टोन टूल को बनाने के लिए बेसिकली 2 टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट इज़ कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। पहले को स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक बोला जाता था। where there were rebel from which the tool was to made, जिससे टूल से टूल बनाया जाता था। हेल्ड इन वन हैंड। जैसे क्या होता था, एक स्टोन को हाथ में, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, एक स्टोन को हाथ में पकड़ा और दूसरे स्टोन से इसको मार रहा है ताकि इसे शार्प कर सके, इसे तोड़ रहा है ताकि इसे शार्प कर सके, है ना। और दूसरा प्रेशर फ्लिकिंग द वर क्रॉस core was placed in the frame surface. The hammer stone is used as a piece of stone or a stone was placed on the rocks or remove the knocks and would be shaped a tool into tool। अब ये क्या कह रहा है कि कुछ टूल ऐसे भी थे, अब ये क्या कह रहा है कि कुछ को प्रेशर फ्लिकिंग के द्वारा बनाया जाता था। जैसे कोई टूल रख दिया और उसके ऊपर क्या किया, किसी टूल से मारा, और उसके बाद उसमें से जो छोटे छोटे टुकड़े निकले, जो छोटे छोटे पत्थर निकले, उसके बाद उनको एक हैमर की तरह इस्तेमाल किया। बेसिकली हमारा हैमर ऐसे होता है, तो उस टाइम में वो लोग भी एक हैमर यूज़ करते, जो हैमर का शेप ऐसा होता था, जो हैमर ऐसे होता था, जो हैमर
ऐसे बना होता था, वो हैमर का यूज़ करते थे और उससे क्या करते थे, एक स्टोन से दूसरे स्टोन के ऊपर फ्लिंग करते थे, उसके ऊपर प्रेशर देते थे, उसको मारते थे। जब वो स्टोन उसके ऊपर लगता था तो वो स्टोन क्या बेसिकली बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता था और उसमें से कई आर्क निकल जाते थे। ऐसे ऐसे टूल भी हमारे रेडी हो जाते थे, है ना। अब हम देखते हैं फाइंड आउट अबाउट फायर। अब हमको फायर के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। फाइंड द कर्नूल की। अब कर्नूल के कैप्स के बारे में हम जानते हैं। दिस ट्रैक्स ऑफ एक्स, ये यहाँ पे हम ट्रैक्स कर सकते हैं। आज को वी हैव द फाउंड हेयर, यहाँ पे हमने पहली बार आग के साथ देखे। दिस सजेस्ट दैट, राख देखी। दिस सजेस्ट दैट people were similarly with the use of fire। यहाँ पे क्या हमको कुछ एविडेंस मिले, कुछ राख मिली है जो इस चीज़ का प्रूफ है कि लोगों को आग के बारे में पता था। फायर कुड हैव बी यूज्ड इन द मैनी थिंग, की आग का इस्तेमाल बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता था। एज सोर्स ऑफ द लाइट, कुक द मीट एंड स्केयर एनीवेयर, एनिमल से बचने के लिए किया जाता था और इस एनिमल से बचने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये कह रहा है कि अब हमको फायर के भी साक्ष्य मिलते हैं, आग के भी हमको एविडेंस मिलते हैं। आग के एविडेंस हमको कहाँ से मिलते हैं, कर्नूल केव से हमको आग के एविडेंस मिलते हैं, जो इस चीज़ को सजेस्ट करता है कि वहाँ पे क्या मिलता है, बेसिकली राख मिलती है। राख मिलती है जो इस चीज़ को शो करती है, इस चीज़ को शो करती है कि वहाँ के लोग आग के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते थे और आग का प्रयोग वो कई कामों में करते थे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट। अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में चेंजिंग होती है, इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, हम इन चीज़ों को भी जानेंगे। अराउंड 12 ईयर्स अगो, आज से 12,000 साल पहले, देवर अ मेजर चेंजिंग इन अ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। क्या करो कि वर्ल्ड के क्लाइमेट में बहुत सारे बदलाव आए विद द शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन। क्या हुआ कि जो ये क्या था कि इसने शिफ्ट किया, वार्म कंडीशन जो था उसने शिफ्ट किया इन द इन मैनी एरियाज। दिस लेट टू डेवलप द ग्रासलैंड। क्या हुआ कि बहुत सारे वार्मलैंड ने क्या किया, अपने कंडीशन को चेंज किया और ग्रासलैंड में चेंज हो गए। दिस this is this in turn to let the increased number of deer and anthropoid। क्या हुआ कि जब ग्रासलैंड का ग्रोथ हुआ तो क्या हुआ कि जानवरों के नंबरों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, जानवरों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा। जो जानवरों का नंबर बढ़ा उसमें हिरन शामिल थे, गोट शामिल थे, शिप, कैटल वगैरह और भी एनिमल शामिल थे जो ग्रासलैंड पे रहते थे, जो ग्रासलैंड में सरवाइव कर सकते थे, जो ग्रासलैंड में सरवाइव करते थे। दस हु हंटेड दस एनिमल नाउ फॉलोड देम। अब क्या करते थे कि जो लोग इस एनिमल को हंटिंग करते थे वो इनको फॉलो करते थे एंड लर्न अबाउट और फूड हैबिटेट एंड ब्रीडिंग सीजन। अब क्या करते थे कि वो इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे। वो जो भी इनके पीछे जाते थे तो वो चीज़ें सीखते थे, वो हैबिटेट के बारे में सीखते थे, ब्रीडिंग सीजन के बारे में सीखते थे। लाइकली द हेल्प टू पीपल टू स्टार्टिंग द थिंकिंग अबाउट। वो देखते थे इन सब चीज़ों के बारे में तो उनको एक थिंक होता था, इनको सोचने की क्षमता प्रदान होती थी। हेडिंग टू रियरिंग दिस एनिमल इज देमसेल्फ। तो क्या करते थे, इन लोगों को अपने लिए पाल भी लेते थे और फिशिंग इज ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। उस समय क्या फिशिंग का भी एक अपना महत्व आ चुका था। दिस was also a part when the serval gain wearing grasses। अब क्या कह रहा है कि ये एक और इसका पार्ट है कि उस समय जो जो ग्रासिक लैंड थे, जो घासों की भूमि थी वो बहुत ज़्यादा थी, इंक्लूडिंग वीट
उसके अंदर वीट भी था, बार्ले भी था, राइस ग्रोन नेचुरली इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्या हुआ, वीट, राइस और जो बार्ले वगैरह थे, इनका 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 जो ग्रोथ है वो अपने आप हुआ कई देशों के अंदर, कई सब कॉन्टिनेंट के अंदर, है ना। मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रॉपरली कलेक्ट दिस ग्रेन एज अ फूड। उसके बाद क्या, जो जो दो मेल थे और जो फीमेल थी और जो चिल्ड्रन थे, है ना, जो एमएफसी थे, उन्होंने क्या किया, इसको अपने फूड के तरह इसको कलेक्ट करना शुरू किया, गैदरिंग करना शुरू किया, एंड लर्न वेयर दे ग्रो एंड व्हेन रिपीट एंड में मैनी लेट ऑफ देम थिंक अबाउट द ग्रोइंग ऑफ प्लांट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको जानने की कोशिश की कि ये प्लांट कब उगता है, कैसे उगता है, कहाँ उगता है, ऐसे करके उन्होंने इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेम एंड डेट्स के बारे में हम जानेंगे, नेम एंड डेट्स के बारे में हम जानेंगे, नेम एंड डेट्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले नेम एंड डेट्स, नेम एंड डेट्स। आर्कोलॉजिस्ट हैव given the lengthiest name for the time that we study. They call the earliest period is पैलोलिथिक। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो आर्कोलॉजिस्ट ने स्टडी की, उन्होंने बताया कि सबसे पुराने टाइम को पैलोलिथिक बोलते थे। दिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये क्या कि ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। पैलो का मतलब होता है ओल्ड, पैलो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक्स का मतलब होता है स्टोन। पुराने टाइम के पत्थरों की बात है ये, मतलब ओल्ड स्टोन। द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंट टू फाइंड अ टूल 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 स्टोन टूल। अब क्या कह रहा है कि इस नाम का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमको स्टोन टूल मिला है। द पैलोलिथिक साइड एक्सटेंड 2 years अगो अबाउट। अभी क्या कह रहा है कि जो पैलोलिथिक साइट थी वो एग्जिट कब करती थी, एग्जिट करती थी आज से 200 मिलियन साल पहले, यानी 1200 साल पहले। दिस इज द स्ट्रिक्ट ऑफ द सेम ऑफ कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। क्या करता है कि ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। कौन सा, अपर पैलोलिथिक, मिडल और लोअर, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, 99% वुमेन हिस्ट्री को कवर कर देते हैं, है ना। दिस पीरियड व्हेन द फाउंड इन्वायरमेंट चेंजिंग। उसके बाद वो समय जब इन्वायरमेंट चेंजिंग होता है। व्हेन अबाउट द 12 years अगो स्टिल अबाउट 1 years अगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक। उसके बाद क्या कहता है कि 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच में जो इन्वायरमेंट चेंज होता है, जो प्राकृतिक में चेंज होता है, उस चेंज को हम लोग मेसोलिथिक के नाम से जानते हैं, जो मिडल स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। स्टोल टून फाउंड होता है इसके अंदर। ड्यूरिंग दिस पीरियड जनरली टेनी स्टोल आर टीनी स्टोल आर कोल्ड माइक्रोलिथिक, और माइक्रो वर प्रोबरली स्टिक ऑन द हैंडल ऑफ बोन एंड वुड टू मेक अ स्टोन एज पर से द स्लिक एट द सेम टाइम द ऑर्डर वेराइटी ऑफ कंटेंट। अब ये क्या कह रहा है कि मेसोलिथिक एज के अंदर हम बेसिकली उसे हम देखेंगे कि मेसोलिथिक एज को माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। और इन पत्थरों के आगे, जो मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया था कि जो ऐसे टूल वेपन तैयार हो रहे थे, जो आगे से ऐसे था और उसके बाद डंडा लगा के उसको रेडी करके यूज़ कर रहे थे, उसके बारे में कह रहा है कि छोटे पत्थरों को वुडन के आगे बांध कर इस्तेमाल किया जाता था एज ए वेपन, है ना। लुक द लेसिरेशन, पेज नंबर 13 नहीं, द नेक्स्ट स्टेज। अब हम दूसरे स्टेज की तरफ जाते हैं, जो 10,000 साल पहले था। वी नोन एज नियोलिथिक। विल लर्न द नियोलिथिक चैप्टर नंबर 3। अब क्या कह रहा है कि हम नियोलिथिक के बारे में चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। व्हेन द मेंशन ऑफ नेम ऑफ द प्लेसेस विल फाउंड द नेम्स ऑफ मैनी प्लेसेस वर लेटर चैप्टर। कह रहा है कि हम कुछ इसके बाद जो चैप्टर आएगा हम उसमें कुछ नामों को, कुछ साइडे के नामों को देखेंगे। वी आर ऑफ्टन टू यूज द प्रेजेंटली डे टू प्लेस द लिव इन अ पास्ट। क्या करें कि हम इसको आज भी इस्तेमाल करें और पिछले टाइम में इस्तेमाल होता है। बिकॉज दे कुड नॉट बी दे कॉल्ड देम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये हमारा रॉक्स पेंटिंग एंड व्हाट
दे टेल अस। अभी क्या कह रहा है कि रॉक्स पेंटिंग जो है, जो रॉक्स पेंटिंग है वो बेसिकली हमें क्या बताना चाहती है, द मैनी ऑफ द केव्स विच इन विच दे अर्लियर पीपल लिव्ड इन पेंटिंग ऑन द वेल्स। अब क्या कह रहा है कि कुछ समय जब हम देखते हैं कई केबों को जहाँ पे पुराने टाइम में लोग रहते थे, वो क्या करते थे, केव्स के ऊपर पेंटिंग बनाते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इन मध्य प्रदेश। क्या कह रहा है कि इसके कुछ अच्छे उदाहरण मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश से, मतलब दक्षिणी उत्तर प्रदेश से हमको मिल जाते हैं। दिस पेंट जो पेंटिंग है वो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है वाइल्ड एनिमल को, ड्रो अ ग्रेट एक्रोक्रेसी एंड स्किल। जो दिखा रहा है कि किस हिसाब से, जैसे आप लोग ये देखो, जैसे आप लोग ये देखो, ऐसी पिक्चरें बनी हुई हैं। ये पिक्चर को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है, इस पिक्चर को देखकर आपको बिल्कुल सीधी चीज़ ये समझ आ रही है ना कि एक पर्सन एक एनिमल के ऊपर अटैक कर रहा है। देखो ये कितने सिस्टमेटिक वे से इस एनिमल के ऊपर अटैक कर रहा है। अगर ये पर्सन यहाँ से अटैक करता तो ये एनिमल तो ऐसे ही मार देता ना। इसलिए ये देखो कितने सिस्टमेटिक वे से इसके ऊपर अटैक करता है, इसको हंटिंग करने के लिए, इसका शिकार करने के लिए। ठीक है, बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ बताई गई है कि किस हिसाब से वो यूज़ करते थे। इसका बेहतरीन मतलब उन्होंने कैप्स के ऊपर जो उनकी गुफाएं होती थी, गुफाओं के ऊपर ऐसे चित्र बनाकर उन्होंने इस चीज़ को दर्शाया, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया, जो दिखाता है कि कितने ही स्किल्ड तरीके से वो इनकी गैदरिंग करते थे या इनकी हंटिंग करते थे। हाउ डिड वट, कब और कैसे, है ना। व्हेन वी सीन डैट द अर्लीस्ट पीपल हंटिंग, जब हम देखते हैं कि पुराने पीपल हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, प्लांट के प्रोड्यूस से गैदरिंग करते थे, मेड अ स्टोन टूल, और स्टोन टूल बनाते थे, एंड पेंटिंग ऑन केव वॉल्स, और क्या करते थे, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे। दे वर एनी वे टू फाइंड आउट द वेरेदर वुमेन हंटिंग। क्या कि हमको इसमें हमको कहीं भी वुमेन, इसमें हमको वुमेन के हंटिंग के बारे में भी पता लगता है। और मैन मेड द स्टोन टूल, वुमेन क्या करती थी, हंटिंग करती थी, और मैन क्या करते थे, स्टोन टूल को तैयार करते थे। वट वेवर द वुमेन पेंटेड, और मैन गैदरिंग फ्रूट एंड नट्स। और क्या करते थे कि कई कई बार क्या होता था, वुमेन पेंटिंग करती थी केप्स के ऊपर, और मैन क्या करते थे, बाहर जाकर फ्रूट को गैदर करते थे और नट्स को गैदर करके लेकर। एट द प्रेजेंट वी डर नॉट रियलिटी नाउ, बट आज के समय में ये रियलिटी नहीं है। मोरेवर दे आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटी, अभी हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। इट लाइकली डेट बोथ वुमेन एंड मैन हैव डन मैनी ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी निकल के सामने आ रही है, कि हम इसमें एक पॉसिबिलिटी ये लगा सकते हैं कि जो मैन थे, जो मतलब फीमेल थी और जो मेल था, वो दोनों मिल के इन एक्टिविटी को करते थे। एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये बन रही है, और दूसरा बन रहा है इट ऑल्सो पॉसिबल सम ऑफ द टास्क वर डन ओनली वुमेन एंड सम ऑफ द टास्क वर डन ओनली बाय अ मैन। अभी क्या कह रहा है कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल के सामने आ रही है कि कुछ टास्क ऐसे थे जो सिर्फ वुमेन पूरा करती थी, और कुछ टास्क ऐसे थे जो सिर्फ मेल पूरा करते थे। कुड विन बी डिफरेंट। हाँ जी, तो हमारे पास इसमें दो एस्पेक्ट निकल के आते थे, हमने दोनों को डिस्कस किया। पहले में क्या होता था कि मैन और वुमेन दोनों टुगेदर होके इस एक्टिविटी को करते थे, या किसी में क्या होता था कि सिर्फ वुमेन और सिर्फ मैन अलग अलग इन एक्टिविटी को करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अदर ओनली, ये तो मैंने बता दिया आपको। एंड अगेन दे कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिस एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉन्सिडेंस। अब क्या होता था कि ये प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप के शहर में और डिफरेंट टाइप के जगहों पर होती थी। बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या था, एक्टिविटी में जैसे कई बारी गुफाओं के ऊपर जो पेंटिंग बनी होती थी, या एनिमल हंटिंग जो करते थे, या फ्रूट को जो गैदर करके लेकर आते थे, इन कामों को क्या होता था, इन कामों को माना जा रहा है कि कई बार क्या होता था, वुमेन और मैन दोनों इकट्ठे होकर करते थे, या एक साथ 1 to 1 होके कर लेते थे, या तो सिंगल इंडिविजुअल होके करते थे। और कई बार क्या होता था कि कई कामों को सिर्फ
कई कामों को सिर्फ फीमेल करती थी और कई कामों को सिर्फ मेल करते थे। ऐसे एस्पेक्ट हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रिच इन इंडिया। ऑस्ट्रिच इंडिया में कैसे थे? ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैथोलिथिक पीरियड। अब क्या कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिच, आप लोग ऑस्ट्रिच को जानते हैं, ऑस्ट्रिच इंडिया में पाया जाता था पैथोलिथिक टाइम के अंदर। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स वर फाउंड इन द, ये क्या है भाई, थाने या पठाने इन महाराष्ट्र, पठाने इन महाराष्ट्र। क्या कह रहा है कि जो ऑस्ट्रिच थे वो इंडिया में पाए जाते थे पैलोलिथिक एज के अंदर। और हमें क्या मिलता है? हमको एग मिलते हैं इनके, कहाँ पे? पठाने महाराष्ट्र में। डिजाइनिंग वर इंचर्ड द सम ऑफ द प्लेसेस विल बिकॉज वर दे ऑल्सो मेड आउट दैम। और क्या करते हैं कि कुछ और क्या, इनके डिजाइनिंग वर एग्रीमेंट सम द पीसीस। और क्या इनके डिज़ाइनिंग वगैरह, पीसीस वगैरह और विट्स वगैरह ऑल्सो हमको और चीज़ों के बारे में भी हम जानते हैं जो हमको हमको पता लगता है इनके बारे में। ठीक है। अ क्लोजर ऑफ क्लोजर अ क्लोजर लुक ऑफ हंसगी, सॉरी, अ क्लोजर लुक ऑफ हंसगी। ठीक है। अब ये हंसगी कौन थे भैया? अब इनके बारे में जानना। नंबर ऑफ अर्लीस्ट पैलोलिथिक साइट। अब क्या देखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ अर्लीस्ट पैलोलिथिक साइट को देखते हुए फाउंड हेयर। अब हम यहाँ पे हमको उनके बारे में पता लगता है। एट द सम साइड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टूल। कई जगह पे क्या कि बहुत ज़्यादा नंबरों में हमको वेपन मिलते हैं। यूज ऑल शॉर्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ वर फाउंड। और क्या, कई जगह पे हमको शॉर्ट एक्टिविटीज़ भी फाउंड मिलती है। दीज वर प्रोबेबली, ये क्या है? ये क्या है? हैबिटेटेड कम फैक्ट्री साइड। इनको हम हैबिटेटेड कम फैक्ट्री साइड बोल सकते हैं। इन द सम ऑफ द अदर स्मॉलर इन द सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स दे वर एविडेंस टू सजेस्ट टूल्स वर मेड। और भी हमको कई साइडें मिलती हैं जो हमको ये सजेस्ट करती है कि यहाँ पर टूल की मेकिंग होती है। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंगिंग। कई कई साइट तो ऐसी हैं जो स्प्रिंगी स्प्रिंगिंग्स के पास हैं। द मोस्ट ऑफ टूल्स वर फ्रॉम लेमनस्टैन विच इज़ लोकली अवेलेबल। क्या कह रहा है कि ज़्यादातर जो टूल होते थे वो लैमस्टोन से बनाए जाते थे जो क्या इजीली अवेलेबल हो जाता था। मतलब ये जितने भी एरिया हैं यहाँ पे, कौन सा हमें इसमें यहाँ पे लैमस्टूल बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता था टूल बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद एलएसवियर, उसके बाद हम लोग देखते हैं एजवेयर में क्या होता है। वी फाउंड द फ्रांच इन अ एटलस। हम क्या करते हैं कि फ्रांस को हम लोग अपने एटलस में देखते हैं। वी पेंटिंग द ब्लो ऑफ द केव ऑफ फ्रांस। हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रांस में एक पेंटिंग केव है दिस साइड इज डिस्कवर्ड बाय द स्कॉलर। ये साइट को डेवलप किसने किया है? इस साइट को डेवलप किया फॉर स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years अगो। इस साइट को डेवलप किया है स्कूल चिल्ड्रन ने आज से 100 साल पहले। पेंटिंग लाइक भी बिटवीन 200 to 1000 years अगो। मैनी ऑफ देम वर बी एनिमल्स सच एज फाउंडिंग horse arcosis in other of the from cattle peasants boily in rituals at the वेयर। और क्या कहते हैं कि कैटल वगैरह और बेफेलो वगैरह को हम इसमें देखते हैं। पेंटिंग टू राइट इट वेटर्स्ट। दिस कलर वर मेड फ्रॉम द मिनरल्स लाइक ऑक्रिक और द आयरन रोन। क्या कह रहे हैं कि इन कलरों को बेसिकली इन पेंटों के ऊपर जो कलर किया जाता था, इन कलरों को कैसे बनाया जाता था? ऑक्रिक एक तरह का मेटल होता है जिसके थ्रू एक कलर को डिज़ाइन, मतलब कलर निकाला जाता है। और आयरन रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। वर मेड टू स्पेशल रिचुअल। इनको क्या किस लिए बनाया जाता था? इनको बनाया जाता था स्पेशल रिचुअल प्रैक्टिस, यानी धार्मिक प्रैक्टिस के लिए। बाय हंटिंग बिफोर वेंट टू प्रेयर। क्या हंटिंग करने से पहले इनसे प्रेयर की जाती थी। डू यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न? क्या आप किसी और एस्पेक्ट को सोच सकते हैं? वो आपकी मर्जी है।
ठीक है, ये हमारा चैप्टर फिनिश। हाँ, तो फाइनली ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया। हमने इस चैप्टर के अंदर उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। हम लोगों ने बेसिकली अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की थी। हम लोगों ने बेसिकली अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट किया था और हमने अपनी जर्नी को ख़त्म किया। हमने अपनी जर्नी को ख़त्म किया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मैंने अपनी जर्नी को ख़त्म किया। यहाँ पर हमने अपनी जर्नी को ख़त्म किया। सो थैंक यू आप लोगों का, आप लोग अभी तक मेरे साथ बने रहे, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर इस चैप्टर के अंदर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हो या कुछ मैं भूल गया हूँ तो प्लीज़ उसको आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और मेरे अंदर जो कुछ कमियां हैं उनको भी आप लोग प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं उनको सुधार सकूं। अभी मैंने स्टार्ट किया है, मुझे बहुत अनुभव नहीं है इन चीज़ों का, बट मैं आप लोगों से वायदा करता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को सीख जाऊँगा और समझ जाऊँगा। फिर मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से इस जर्नी को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूटली बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज़। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 में।